हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 से संबंधित अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे राडार विधि। हम लोग लंबाई के दूरी के मापन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में जो अप्रत्यक्ष विधियाँ थी उन अप्रत्यक्ष विधियों में हमारी एक विधि है राडार विधि। आप जनरली नाम सुनते रहते हैं। ये राडार बहुत ही काम की चीज़ है। हमारी वायुसेना इसका उपयोग करती है। ये विमान आदि का संचालन में इस राडार विधि का उपयोग किया जाता है। आप अक्सर पेपर में सुनते होंगे कि जब दुश्मन देश का कोई भी वायुयान या लड़ाकू विमान हमारी सीमा में प्रवेश करता है तो हमारा राडार उसे क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पकड़ लेता है और उसके बाद उसे चेतावनी दी जाती है कि अपने क्षेत्र में चला जाए। और यदि नहीं जाता है तो मिसाइल लगाकर उसे क्या किया जाता है, वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाता है। तो आइए राडार विधि। राडार में आपका अगर इसे इंग्लिश में लिखे तो RADAR लिखते हैं। यहाँ पे इस ए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मगर ये R फॉर होता है रेडियो, D फॉर डिटेक्शन, ए का मतलब एंड, R फॉर रेंजिंग, मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वास्तव में रेडियो शब्द का यूज किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि राडार में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और ऐसी रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है जिनकी जो आवृत्ति होती है वो 10 की घात प्लस 12 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो। तो ऐसी तरंगों का क्या किया जाता है, इनमें प्रयोग किया जाता है। और चूंकि इसमें रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है, जो भी चीज़ डिटेक्ट की जाती है वो रेडियो तरंगों के द्वारा की जाती है। और इसमें एक शब्द और जुड़ा हुआ है, रेंजिंग। रेंजिंग मतलब ये एक विशेष रेंज में ही क्या करता है, कार्य करता है, जिस रेंज के लिए इसे बनाया जाता है। और तो उसी रेंज में क्या करेगा, काम करेगा, उस रेंज के बाहर नहीं। जैसे भारत के अंदर अगर है तो भारत का जो राडार होगा वो भारतीय सीमा के अंदर कोई भी वायुयान लड़ाकू विमान आता है तो उसे ही डिटेक्ट करेगा। अगर कोई दूसरा विमान या किसी दूसरे देश में है तो अपने राडार को उसे पकड़ने के लिए, मतलब कह लीजिए कि वो उसे नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो उसकी रेंज से क्या होगा, बाहर होगा। तो मतलब सीधा सा है कि रेडियो तरंगों के द्वारा एक विशेष क्षेत्र में उड़ती हुई वस्तुओं के डिटेक्शन के लिए, कि कोई वस्तु हमारे क्षेत्र में उड़ रही है तो हमारी है या दुश्मन देश की है, इस चीज़ के डिटेक्शन के लिए जिस प्रणाली का यूज किया जाता है उस प्रणाली को ही हम कहते हैं राडार प्रणाली। ठीक, राडार प्रणाली में होता क्या है, एक बहुत बड़ा स्टेशन बनाया जाता है, उस पर एक क्या छतरी टाइप में लगाते हैं जो क्या करती है, रेडियो तरंगों को प्रेषित करती रहती है। और वहीं पर एक दूसरी ओर मतलब एक अभिग्राही होता है, क्योंकि रेडियो तरंगें जो छोड़ी जाती हैं तो जाहिर सी बात अगर वो किसी से नहीं टकराती हैं तो वो स्वतः ही आगे बढ़ती जाती हैं, वो वापस लौटकर नहीं आती हैं। मगर जैसे यहाँ से रेडियो तरंगे इस प्रकार से भेजी गई और यहाँ पे इन्हें कोई वायुयान आदि इस प्रकार से मिल गया तो ये जाएगी, इससे टकराएगी, तो टकराने के बाद ये क्या होंगी, वापस आएंगी। तो ये क्या होगा, जब वापस आएंगे तो हमारा जो अभिग्राही मतलब इन तरंगों को पकड़ने वाला, वो अभिग्राही इन्हें क्या करता है, ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद वो पता लगा लेता है कि कोई चीज़ हमारी सीमा में प्रवेश कर गई है। वो कितनी दूरी पर है, कितनी देर में वो हम तक पहुंच सकती है, इन सब का डिटेक्शन आराम से राडार के द्वारा किया जाता है। तो अब देखिए इसमें भी वही टेक्निक यूज करेंगे जो हमने पहले यूज की थी। जैसे ये हमारा सोर्स है, सोर्स से किरण तरंग गई, मान लेते हैं D दूरी गई, तो D दूरी जाएगी तो वापस भी क्या आएगी, D दूरी ही तो आएगी। तो D दूरी गई और D दूरी वापस आई, तो फार्मूला वही लगाएंगे, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि जो रेडियो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति 10 की घात 12 से हर्ट्ज से कम होती है, मगर इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तीव्र होती है और ये लगभग प्रकाश के वेग से चलती हैं। प्रकाश के वेग से चलने का मतलब इनका वेग लगभग 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए कुल दूरी
आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी D+D बराबर चाल, इनकी हम C लेंगे, V नहीं लेंगे, V तो सामान्य चाल, और जब प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो C हो जाएगा, और इनटू में मान लेते हैं कि यहाँ से जाकर वापस आने में इसे जो कुल समय लगा है वो कितना है T, तो D क्या हो जाएगा 2D बराबर C इंटू T, तो D बराबर हो जाएगा C इंटू T और अपॉन 2। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से कोई भी वस्तु हमारी रेंज में कितनी दूर अंदर आ गई है, हमसे वो कितनी दूर पर है, इस सब चीज़ों का डिटेक्शन राडार के द्वारा बड़े आसानी से हो जाता है। और राडार से संबंधित जो थ्योरी है वो आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, लंबन विधि। वास्तव में लंबन विधि है एक, और इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, खगोलीय पिंडों की दूरियां ज्ञात करते हैं। खगोलीय पिंड मतलब जैसे कोई तारा है, एक तारा आदि की दूरी ज्ञात करने की विधि मैंने पीछे वाली विधि में भी बताई थी। अब इस विधि में भी उन्हीं के बारे में बात होनी है, तारा है, चंद्रमा है। इस विधि की खासियत ये है कि ये तारे आदि की हमारी पृथ्वी से जो दूरियां हैं वो तो डिटेक्ट करती ही है, इसके अलावा लंबन विधि से हम उनके साइज को, वो कितने बड़े हैं, उनके डायमीटर को मापते हैं। डायमीटर के द्वारा फिर, डायमीटर जब आता है, डायमीटर मतलब उनका कह लीजिए कि व्यास, और व्यास जब निकल आता है तो व्यास के बाद त्रिज्या, त्रिज्या निकाल के, चूँकि समस्त पिंड लगभग गोलीय होते हैं तो उसी का फार्मूला लगा के, या जो है क्या करते हैं, गोलीय होते हैं तो इलिप्टिकल होते हैं, तो उसी का फार्मूला यूज करके हम क्या करते हैं, उनके आकार को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार लंबन विधि ऐसी विधि है जो ना कि सिर्फ जो तारे हैं, चंद्रमा है या अन्य खगोलीय पिंड हैं, ना कि उनकी दूरी मतलब बताती है, बल्कि उनके साइज को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लंबन विधि होती क्या है। तो देखिए, लंबन विधि का मतलब है कि जैसे कोई वस्तु है और इस वस्तु को दो अलग अलग स्थानों से देखा जाए तो इसकी जो स्थिति होती है वो परिवर्तित। जैसे मेरे हाथ में तो चौक है, आप क्या कीजिएगा, आपके हाथ में पढ़ रहे हैं आप तो जल्दी सी बात है पेन होगा, उस पेन को लीजिए, एक बार इस आँख से देखिए, एक बार इस आँख से, एक एक करके, बीच में अभी ऐसे खोल के देख रहे हैं, बीच में है ये, ठीक। अब इस आँख से देखेंगे, फिर इस आँख से, ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो ये वस्तु आपको इधर उधर क्या हो, हिलती हुई दिखाई देगी। कभी इधर इस आँख से देखोगे तो थोड़ा इधर दिखाई देगी, इस इधर वाली आँख से देखोगे बाईं आँख से तो थोड़ा इधर दिखाई देगी। तो इसका ये अपना स्थान परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, लंबन कहलाता है। जब किसी वस्तु को दो अलग अलग स्थानों से देखा जाए और वो अपनी स्थिति को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, तो स्थिति परिवर्तित करने की ये जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लंबन बोलते हैं। अब इस लंबन का उपयोग करके हम जो आपकी खगोलीय पिंडों की दूरियां ज्ञात करते हैं, तो लंबन का उपयोग जिस विधि में करके हम खगोलीय पिंडों की दूरी या उनके साइज को ज्ञात करते हैं, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, लंबन विधि। तो पहले हम लंबन विधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर लंबन विधि के द्वारा हम किन किन चीज़ों के आकार ज्ञात कर सकते हैं, किन की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं, फिर उन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, लंबन में होता क्या है, जैसे ये कोई आपकी वस्तु है, ठीक। अब इस वस्तु को हम क्या करते हैं, दो अलग अलग बिंदु, एक बिंदु हमने ये ले लिया, एक ये। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी बिंदु लिए जाएंगे वो इस वस्तु की मध्यमान अवस्था के इधर और उधर होने चाहिए। अगर आप चाहें कि ये दोनों बिंदु हम एक ही साइड ले लें और ये वस्तु, तब वहाँ पे लंबन विधि कार्य नहीं करेगी। उसके लिए फिर ट्रिग्नोमेट्री में हमें जाना पड़ेगा, त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मगर लंबन विधि के लिए जरूरी है कि इसकी मध्य अवस्था के एक बिंदु इस तरफ हो और दूसरा बिंदु दूसरी तरफ हो, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से जैसे हमने इसे देखा, अब इन दोनों बिंदुओं को आप चाहें तो मिला दीजिए, ठीक। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब ये जो आपकी वस्तु है इसको सी नाम दे दीजिए। यहां से हम क्या करेंगे, जैसे ये इसकी मध्य अवस्था है तो यहां से इसको देखेंगे इस प्रकार से, फिर इससे इसको देखेंगे तो ये जो हमारी रेखा है, ये यहाँ इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा, ये
तो ये विधि क्या कहलाती है? लंबन विधि। और ये जो कोण होता है इसे हम लोग बोलते हैं लंबन कोण। वास्तव में जो लंबन कोण होता है ये आप ध्यान दीजिए अगर, तो ये दो कोण, ये इधर ये आपका θ1 और इधर ये आपका θ2, तो θ1 और θ2 को मिला के हमारा लंबन कोण थीटा बनता है। अब इनके बारे में बात होगी, अभी आगे होगी। तो ये, और देखिए जरा, जो दो बिंदु हम ले रहे हैं उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं आधारक। तो ये आधारक रेखा ए बी हो गई, ये लंबन कोण हो गया, और ये जो दूरी है इस दूरी को हम क्या ले लेते हैं? एस मान लेते हैं। ठीक, तो अगर ये एस है तो ये भी क्या हो जाएगी? एस हो जाएगी। अब आपसे एक छोटी सी बात पहले करेंगे, उसके बाद इसका उपयोग करेंगे। देखिए वास्तव में जैसे ये आपका एक क्या है, ये जो है एक वृत्त है, लगभग वृत्ताकार है। अब इस वृत्त पर अगर हम यहाँ पर कोई दो बिंदु ले लें छोटी सी दूरी पर ए और बी, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये छोटी दूरी होने के कारण वास्तव में है तो ये क्या, ये वृत्त के चाप कहलाते हैं। ये छोटी सी दूरी क्या है? वृत्त का चाप है। मगर जब ये छोटी सी दूरी लेते हैं और ये हम मिलाते हैं तो ये चाप जो है ये लगभग हमें क्या, सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इनके बीच की दूरी जितना कम करेंगे ये उतना ही सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, जब हम बहुत बड़े दूरियों को लेते हैं या किसी बिंदु को जो है केंद्र मानकर बहुत बड़ा वृत्त खींचते हैं, तो उस बहुत बड़े वृत्त की जो परिधि होती है उसका यदि छोटा सा भाग ले लिया जाए तो छोटा सा भाग जिसे हम चाप कहते हैं वो लगभग सरल रेखा होता है। तो इसी चीज का उपयोग करके ये जो आधारक होता है, इस आधारक को हम चाप के रूप में क्या करते हैं? मान लेते हैं। मान लेते कोई बहुत बड़ा वृत्त है और उसमें ये आधारक ही उसका क्या कहलाएगा? चाप का कार्य करेगा। जैसे यहाँ पे अब ये कोई है तो यहाँ से इसको मिलाएं तो ये जो आप देख रहे हैं ए बी यहाँ पर वास्तव में एक सरल रेखा भी है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म दूरी है, छोटी दूरी है पूरी परिधि की, और ये ए बी इसका क्या है? इस परिधि का एक छोटा सा भाग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चाप। तो ये चाप का काम करेगा। ये एस दूरी जो है ये काहे का काम करने लगेगी? त्रिज्या का काम करेगी। और ये वस्तु आपका सी है, बीच में लंबन कोण क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये जो है पूरा सेटअप, ये वास्तव में जब बीच में बिंदुमान के एक वृत्त खींच देंगे और जो भी वस्तु होगी उसे इसके केंद्र पर मान लेंगे, तो ये इस प्रकार से, ये जो सेटअप है वो इस प्रकार में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा? दूरी निकालने का तरीका क्या है? आपको मालूम है कि चाप बराबर क्या, कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे में क्या होता है? त्रिज्या। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए जरा। तो देखिए कोण यहां पे कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। ठीक, चाप कितना दिया हुआ है? चाप ये आपका ए बी दिया हुआ है, और बटे में त्रिज्या क्या हो गई? एस। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये एस वास्तव में इनके बीच की क्या है? दूरी। तो देखिए इन दोनों जो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को हम आसानी से जो है कुछ यंत्र होते हैं, उन यंत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यंत्र की सहायता से अगर हमें थीटा का मान ज्ञात हो जाए तो एस बराबर क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन थीटा। तो इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से, यहाँ अगर पृथ्वी है आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कर सकते हैं? आसानी से तो अगर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का हम लोग आगे यूज करेंगे, और लंबन विधि से संबंधित जो थ्योरी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, तो आप नोट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप बताइएगा या कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे दूर कर देंगे। तो जल्द ही मिलते हैं लंबन विधि के उपयोग से हम लंबाइयों का मापन कैसे करेंगे, उन पॉइंट्स के साथ, उन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।